इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर कैपेबिलिटीज को लेकर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या अब इंडियन एयरफोर्स को केवल मल्टी रोल फाइटर जेट्स पर निर्भर रहने के बजाय डेडिकेटेड हैवी बॉम्बर्स की तरफ भी गंभीरता से कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह भारत ने लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर कई हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को रिपोर्टेडली डिस्ट्रॉय किया, उसने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल डिफेंसिव एयर पावर तक सीमित नहीं है, बल्कि डीप प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी ऑपरेशन ने एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल लिमिटेशन भी उजागर कर दी, और वह लिमिटेशन है पेलोड कैपेसिटी और स्ट्राइक वॉल्यूम की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने रिपोर्टेडली रफाल और Su-30 MKI जैसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स किए। स्टैंड ऑफ अटैक का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट दुश्मन के हेवी एयर डिफेंस जोन में घुसे बिना लंबी दूरी से मिसाइल लॉन्च कर सकता है। यह कैपेबिलिटी आज मॉडर्न वॉरफेयर में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों तेजी से लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स विकसित कर रहे हैं। भारत ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और ब्राह्मोस ए जैसी वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके यह दिखाया कि वह एनिमी टेरिटरी के अंदर डीप स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ हिट कर सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या यह सामने आई कि फाइटर एयरक्राफ्ट एक समय में सीमित मिसाइल्स ही कैरी कर सकते हैं। Su-30 MKI की बात करें तो यह इंडियन एयरफोर्स का सबसे पावरफुल एयर डोमिनेंस फाइटर माना जाता है। यह एयरक्राफ्ट लगभग 8000 किलोग्राम से अधिक पेलोड कैरी कर सकता है, लेकिन जब इसमें ब्राह्मोस ए मिसाइल इंटीग्रेट की जाती है, तब यह केवल एक ही मिसाइल लेकर उड़ पाता है। इसकी वजह है ब्राह्मोस मिसाइल का विशाल आकार और लगभग 2.5 टन वजन। ब्राह्मोस ए दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में गिनी जाती है, जिसकी स्पीड लगभग मार्क 3 तक पहुंचती है। इसकी रेंज नए अपग्रेडेड वेरिएंट्स में 450 किलोमीटर से भी अधिक बताई जाती है। लेकिन इस मिसाइल को कैरी करने के लिए Su-30 MKI में एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी थीं। एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज को मजबूत किया गया, लैंडिंग गियर सिस्टम मॉडिफाई किया गया और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भी पूरी तरह बदलना पड़ा। इसके बावजूद एयरक्राफ्ट केवल सिंगल ब्राह्मोस मिसाइल ही कैरी कर पाता है, यानी एक एक्सपेंसिव ट्विन इंजन फाइटर जेट इफेक्टिवली सिंगल शॉट स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन जाता है। रफाल फाइटर के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। रफाले जब स्कैल्प PG क्रूज मिसाइल कैरी करता है, तब प्रैक्टिकल कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन में वह सामान्य तौर पर 2 स्कैल्प मिसाइल से अधिक नहीं ले जा पाता, क्योंकि एयरक्राफ्ट को फ्यूल टैंक्स, मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और सेल्फ डिफेंस पेलोड भी कैरी करना होता है। स्कैल्प मिसाइल खुद लगभग 560 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली स्टेल्थी डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जो हार्डन्ड बंकर्स और कमांड सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद से भारत ने स्टैंड ऑफ प्रिसिजन स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को और अधिक महत्व देना शुरू कर दिया था, लेकिन ऑपरेशन ने यह दिखा दिया कि लिमिटेड मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी भविष्य के लार्ज स्केल वॉर सिनारियो में बड़ी चुनौती बन सकती है। आज मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा कॉन्सेप्ट मास प्रिसिजन वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब केवल एक्यूरेसी ही पर्याप्त नहीं मानी जाती, बल्कि शॉर्ट टाइम विंडो में मैसिव मिसाइल सैल्वोज लॉन्च करना इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुका है। अमेरिका, रूस और चीन इसी कारण डेडिकेटेड बॉम्बर फ्लीट्स पर हेविली इन्वेस्ट करते रहे हैं। अमेरिका का B-1B लांसर बॉम्बर एक सिंगल सॉर्टी में 35 टन से अधिक वेपन्स कैरी कर सकता है। यह एयरक्राफ्ट 24 JSM क्रूज मिसाइल्स तक लॉन्च करने में सक्षम माना जाता है। इसी तरह B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर लगभग 70 साल पुराना डिजाइन होने के बावजूद आज भी अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पावर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस के दौरान इनॉर्मस मिसाइल पेलोड कैरी कर सकता है। चीन का H-6 के बॉम्बर भी भारत के लिए ग्रोविंग कंसर्न माना जाता है। यह बॉम्बर सोवियत इरा Tu-16 डिजाइन पर आधारित जरूर है, लेकिन मॉडर्न एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स के साथ इसे एक्सटेंसिवली अपग्रेड किया गया है। H-6 के रिपोर्टेडली 6 CJ-10A लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स कैरी कर सकता है, जिनकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर तक बताई जाती है। यानी चाइनीज बॉम्बर्स साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन तक स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। चीन अब स्टेल्थ बॉम्बर H-20 प्रोग्राम पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिसे फ्यूचर में अमेरिकन B-2 स्पिरिट की तरह स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। इसके मुकाबले इंडियन एयरफोर्स के पास अभी कोई डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मौजूद नहीं है। भारत की पूरी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर डिपेंडेंट है।
इसका मतलब ये है कि वही एयरक्राफ्ट जो एनिमी फाइटर्स के खिलाफ एयर सुपीरियॉरिटी मिशन करेंगे, वही डीप स्ट्राइक मिशंस भी एग्जीक्यूट करेंगे। इससे ऑपरेशनल फेटीग, मेंटेनेंस प्रेशर और सॉर्टी जनरेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। हाई इंटेंसिटी वॉर के दौरान फाइटर फ्लीट को लगातार मल्टीपल मिशंस उड़ाने पड़ सकते हैं, जिससे अट्रीशन रिस्क भी बढ़ जाता है। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि भारत ने लंबे समय से रशियन टुपोलेव Tu-116 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में इंटरेस्ट दिखाया है। Tu-116, जिसे व्हाइट स्वॉन कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा सुपरसोनिक बॉम्बर माना जाता है। नेटो इसे ब्लैक जैक नाम से पहचानता है। यह एयरक्राफ्ट लगभग 280 टन टेक ऑफ वेट के साथ उड़ सकता है और इसकी स्पीड मार्क 2 से अधिक पहुंच सकती है। इसमें लगे NK-32 टर्बोफैन इंजन्स दुनिया के सबसे पावरफुल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन्स माने जाते हैं। Tu-116 करीब 12,300 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज रखता है, जिसका मतलब है कि यह इंडियन मेनलैंड से उड़कर पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि Tu-116 इंटरनल रोटरी लॉन्चर्स के जरिए डजन्स ऑफ क्रूज मिसाइल्स कैरी कर सकता है। ये KH-101 और KH-102 जैसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करने में सक्षम है, जिनकी रेंज रिपोर्टेडली 2,500 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है। अगर भविष्य में इंडिया किसी बॉम्बर प्लेटफॉर्म को ब्राह्मोस NG हाइपरसोनिक मिसाइल्स या लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स से इंटीग्रेट करता है, तो उसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी पूरी तरह बदल सकती है। ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि फ्यूचर वॉर्स केवल बॉर्डर स्कर्मिशेस तक सीमित नहीं रहेंगे। भविष्य के युद्ध मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जहां साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस एसेट्स और प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक्स एक साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में केवल टैक्टिकल फाइटर्स पर्याप्त नहीं माने जाते। बड़े देशों की एयरफोर्सेज अब आर्सनल एयरक्राफ्ट कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं। इसका मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट जो खुद डॉग फाइट नहीं करेंगे, लेकिन डजन्स ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कैरी करके एनिमी एयर डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर देंगे। भारत के लिए इंडियन ओशन रीजन भी इंक्रीजिंगली महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। चीन की PLA नेवी लगातार इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। ग्वादर पोर्ट, जिबूती नेवल बेस और एक्सपैंडिंग चाइनीज सबमरीन डिप्लॉयमेंट्स भारत के लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन चुके हैं। ऐसे में लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक बॉम्बर्स फ्यूचर नेवल वॉरफेयर में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। रशिया ने पहले इंडिया को Tu-22M3 बैकफायर बॉम्बर्स ऑफर किए थे, जो एंटी शिप स्ट्राइक रोल में बेहद डेंजरस माने जाते हैं। ये बॉम्बर्स सुपरसोनिक स्पीड पर लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स के लिए सीरियस थ्रेट माने जाते हैं। हालांकि बॉम्बर फ्लीट बनाना आसान नहीं है। इसकी कॉस्ट एक्सट्रीमली हाई होती है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग रनवेज, डेडिकेटेड एस्कॉर्ट फाइटर्स, एयरबोर्न रिफ्यूलिंग सपोर्ट और एडवांस सैटेलाइट टारगेटिंग नेटवर्क्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भारत ट्रेडिशनली डिफेंसिव स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन फॉलो करता आया है। इसलिए इंडियन पॉलिसी मेकर्स हिस्टोरिकली टैक्टिकल एयर पावर को अधिक प्रायोरिटी देते रहे हैं। लेकिन चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट अब भारत को अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन रिकंसिडर करने के लिए मजबूर कर सकता है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिया फ्यूचर में AMCA स्टेल्थ फाइटर, लॉयल विंगमैन ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के कॉम्बिनेशन से बॉम्बर रिक्वायरमेंट को काफी हद तक रिप्लेस कर सकता है। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है, जो फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके साथ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स और स्वार्म ड्रोन्स मिलकर डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन फिर भी हैवी बॉम्बर जैसी मैसिव पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी और लॉन्ग एंड्योरेंस मिशंस को पूरी तरह रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। ऑपरेशन ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि फ्यूचर एयर वॉरफेयर में केवल प्रिसीजन नहीं, बल्कि परसिस्टेंस, सर्वाइवेबिलिटी और मास स्ट्राइक कैपेबिलिटी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है।